बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ स्टडी विद स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक जो कि आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर से है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूं और हम मिलकर नेशनल एमडीकैट की तैयारी कर सकें। जैसे मैंने अपने लिए तैयारी की वैसे ही मैं आपको भी इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी करवाऊंगी। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी की थी वो फ्रेडरिच मैस्टर ने की थी। ये फ्रेडरिच मैस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। किस में से? पस सेल में से। यानी कि एक ऐसे सेल्स थे जिनमें पस भरा हुआ था, और वो कौन से सेल्स थे? WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, जो लिम्फोसाइट्स के कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन पस सेल में से न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिच मैस्टर ने। सो ये बात याद रखिएगा कि WBCs जो थे वहाँ से न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ था, और WBCs के भी पस सेल्स जिनमें पस मौजूद था। अच्छा, अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो आपको वायरस से लेके ह्यूमन तक मिल जाएगा, यानी कि वायरस से लेके सारे बैक्टीरिया वगैरह हर किसी में आपको न्यूक्लिक एसिड ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ये फ्रीली भी मौजूद हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है फ्रीली, ये किसी चीज़ के साथ बाउंड नहीं होता, और बाउंड भी मौजूद हो सकता है। अच्छा, बाउंड किसके साथ होगा? यानी कि ये बाउंड विथ प्रोटीन हो सकता है, जिसके नतीजे में न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा, जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे जाके हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में ये पढ़ेंगे भी कि न्यूक्लियोप्रोटीन एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो फ्रीली भी मौजूद हो सकता है, ठीक है, और बाउंड भी हो सकता है प्रोटीन के साथ, जिसके नतीजे में न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सो वो डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। अच्छा, डीएनए आपको कहाँ पाया जाएगा? सो डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन में मौजूद होता है, जो बाद में क्रोमोसोम्स बनते हैं। यानी कि डीएनए क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है, जबकि जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में 90% पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियोलस जहाँ ये बनता है वहाँ सिर्फ 10% पाया जाता है। यानी कि आरएनए बनेगा न्यूक्लियोलस में, ठीक है, लेकिन वहाँ से वो निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और न्यूक्लियोलस में सिर्फ 10% आरएनए पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में 90% आरएनए पाया जाता है। अच्छा, होप सो कि आपको सही दिख रहा होगा। अच्छा, याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में कॉमन क्या है। इससे आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि बताइए डीएनए और आरएनए में कॉमन क्या है। सो याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में सिर्फ ये कॉमन है कि दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं। और ये दोनों के दोनों एसिडिक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, दैट्स वाई दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बोथ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों लीनियर होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, बट जो होंगे पोलर। सो याद रखिएगा अनब्रांच्ड होते हैं, सॉरी। सो दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए और आरएनए लीनियर, अनब्रांच्ड और पोलर होते हैं, यानी कि ये सॉल्यूबल इन वाटर होंगे, ठीक है। इसके अलावा इनके मोनोमर्स कौन होंगे? सो डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर्स होंगे वो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? सो न्यूक्लियोटाइड्स में आपको पेंटोज शुगर मिलेगी, ठीक है। पेंटोज शुगर किसके मतलब पेंटोज शुगर आपको मिल जाएगी राइबोज में, ठीक है ना, पेंटोज शुगर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, और इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग यानी कि आपको बेस मिलेगी। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें पेंटोज शुगर, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगी। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कैसे होते हैं? सो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। अब देखिए, ये जो पेंटोज शुगर है, एक बात और याद रख लीजिए, डीएनए और आरएनए में एक तो ये कॉमन है कि वो दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं। सेकेंडली, दोनों में ये बात कॉमन है कि दोनों में पेंटोज शुगर पाया जाता है। जो इनका बेस होती है, जो पेंटोज शुगर होती है, ये कॉमन होती है। अब देखिए, अब ये पेंटोज शुगर जो है ये राइबोज हो सकती है आरएनए को बनाने के लिए, डीऑक्सी राइबोज हो सकती है डीएनए को बनाने के लिए, ठीक है। सो होगी पेंटोज शुगर, लेकिन राइबोज और डीऑक्सी राइबोज हो सकती है।
अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है पेंटोज शुगर में, वो किस कार्बन पे मौजूद होगा। सो पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होगा, बोथ डीएनए और आरएनए में। यानी कि डीएनए और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होगा उसके 5th कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होगा, जिसकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं डीएनए और आरएनए में। ठीक है, सो यही फॉस्फोरिक एसिड जो कि 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पर मौजूद होता है, यही एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है डीएनए और आरएनए को। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन भी हो सकते हैं, पायरिमिडीन भी हो सकते हैं। अच्छा, प्यूरिन कौन सी होंगी? जिनमें डबल रिंग मौजूद हो, जबकि पायरिमिडीन वो होते हैं जिनमें सिंगल रिंग मौजूद हो। अब अगर डबल रिंग वाले प्यूरिन की बात की जाए तो इसमें एडेनिन और गुआनिन आ जाता है, जबकि अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूं तो उसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आ जाता है। अगर आरएनए हो तो यूरेसिल और अगर डीएनए हो तो थायमीन। ठीक है। अच्छा, पायरिमिडीन जो होता है, पायरिमिडीन यानी कि सिंगल रिंग वाले, उनमें थायमीन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। अब पेंटोज शुगर जो होगा, ठीक है, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है, उसके 1st कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जब आके मिलेगी तो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होगा। ठीक है, पहले क्या फॉर्म होता है? पहले न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होता है जब 1st कार्बन पे आके कौन मिले? नाइट्रोजनस बेस्ड पेंटोज शुगर के। ठीक है, लेकिन जब 5th कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड आके भी मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो आपको ये समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड कौन सा है और न्यूक्लियोसाइड कौन सा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगर मुझे आप डायग्राम मिल जाती है बुक में से तो मैं आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये फेडरल बुक है जहाँ से मैंने ये डायग्राम ली है। देखिए, ये एक पेंटोज शुगर है। क्यों पेंटोज शुगर है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। इसके 1st कार्बन पे क्या चीज़ मौजूद है? नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। जब ये अभी नहीं आया, जब सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस आके 1st कार्बन पे आके जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। लेकिन जब इस ये मौजूद होगा, ठीक है, और जब फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पर आके जुड़ेगा, ये देख रहे हैं 5th कार्बन, जब 5th कार्बन पर आके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में तब्दील हो जाएगा। सो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा ये बात। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड में यानी डीएनए और आरएनए में कैसे कन्वर्ट होते हैं? याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड की जब कंडेंसेशन होती है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की कंडेंसेशन होती है तो उसके नतीजे में डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब जब नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जब कंडेंसेशन होती है तो वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है ना, यही पढ़ा था हमने। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए और आरएनए बनता है, तब कंडेंसेशन के नतीजे में वाटर रिमूव नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है। देखिए, जब न्यूक्लियोटाइड की कंडेंसेशन होगी तो हमें मस्ट चाहिए 3 फॉस्फेट ग्रुप। कितने फॉस्फेट ग्रुप चाहिए? 3 फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। लेकिन कंडेंसेशन जब होगी तो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे इंस्टीड ऑफ वाटर। वाटर रिमूव नहीं होगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होंगे, और ये जो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुए हैं ये कहलाएंगे पायरोफॉस्फेट्स। सो याद रखिएगा, ये फेडरल बुक से लाइन है। अच्छा, अब ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुए हैं इंस्टीड ऑफ वाटर, जो कि पायरोफॉस्फेट कहला रहे हैं, जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी बाय द एडिशन ऑफ वाटर तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। अच्छा, जब न्यूक्लियोटाइड लिंक बाय होते हैं
जब एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से जुड़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, जिसके नतीजे में हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलता है जो कि न्यूक्लिक एसिड भी कहलाता है और जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। ठीक, अब देखिए फिफ्थ एंड जो होता है उस पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। फिफ्थ एंड पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है और थर्ड एंड पर हाइड्रोजाइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, फिफ्थ टू थर्ड, फिफ्थ एंड पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, थर्ड एंड पर हाइड्रोजाइल ग्रुप मौजूद है और इन दोनों के दरमियान एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आपको समझ आया होगा अच्छे से कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। सो आज के लिए हमारा यह टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और अगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।